21st सेंचुरी के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में अमेरिका में 3 जनवरी 2026 का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसी दिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च करके यूएस ने अपने डेल्टा फोर्स के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उठाकर यूएस ले आए। और इस तथाकथित ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए अमेरिका ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वुडरो विल्सन के आइडियलिज्म से निकल करके हेनरी ट्रूमैन के रियलिज्म की तरफ बढ़ रही है। और 1823 की मुंडो डॉक्ट्रिन को आज ट्रंप ने डोनरो डॉक्ट्रिन बना दिया है, जहां पर एग्रेसिव यूज ऑफ पावर ट्रंप की नई फॉरेन पॉलिसी बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम लिंकन के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैं। ये ऑपरेशन पिछले 1.5 साल से CIA चला रही थी और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो के कैप्चर होने वाले दिन तक CIA वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर के बाहर मौजूद थी। आइए समझते हैं कि कैसे CIA अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। They now go with the down road document. I don't know. We're putting America first. We are making America great again. 1941 में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका ने डेनमार्क की हिफाजत करने के लिए यह जिम्मेदारी उठाई थी। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन ने 1946 में डेनमार्क को यह ऑफर दिया कि $100 मिलियन में ग्रीनलैंड को वो अमेरिका को बेच दे, लेकिन डेनमार्क ने हेनरी ट्रूमैन की बात को खारिज कर दिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आगे चल करके ये नॉर्थ सी ट्रेड रूट दुनिया का हब होने वाला है कई सारे एम्बार्गो शिप मैनेजमेंट सिस्टम का। और डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि इन सारे ट्रेड रूट्स पर रशिया या चाइना का कब्जा हो। और तो और ग्रीनलैंड एक बड़े नेचुरल रिसोर्सेज का हब भी है, जो अमेरिका के क्रिटिकल नीड्स जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और डिफेंस टेक के लिए जरूरी है। अमेरिका चाइना की सप्लाई पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। इस वजह से भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी वादा किया था कि इन ग्रीनलैंडर्स को $10,000 से $1,00,000 तक दिया जाएगा, ताकि ये डेनमार्क से अपनी आजादी की बात कर सके और अमेरिका से जुड़ सके। ईयर 1950 से ही अमेरिका की एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA मिडिल ईस्ट में काफी एक्टिव हो चुकी थी, जिसके चलते 1953 में ईरान में तख्ता पलट करवाया गया और अमेरिकन बैक्ड शाह रिजीम को एस्टेब्लिश करवाया गया। लेकिन इसके बाद ईरान में ही कई सारे कंजर्वेटिव लीडर्स उभरे, अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। शाह रिजीम जो कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत प्रमोट कर रहे थे, कैपिटलिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे थे, इसी के चलते 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद अमेरिकन बैक्ड शाह रिजीम को उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया। जो अमेरिका ईरान की पहले मदद कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी में, जिसको बताया गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें फ्रांस सहित कई देशों के साथ मिलकर अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील को एक नए सिरे से गढ़ना चाहता था। लेकिन ईयर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इससे एग्जिट करा लिया और बताया कि ये ईरान के सिविल न्यूक्लियर नहीं, बल्कि ईरान को एक न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी बनाने में मदद कर रहे हैं। इस वजह से अमेरिका अपने आप को एग्जिट कर रहा है और ये JCPOA प्लान हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान के सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं उस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए, ताकि उस रीजन में कोई रीजनल अनस्टेबिलिटी ना आए, जिसकी वजह से वो हमेशा इजराइल के कंधे पर रखकर एक नई ताकत बनाना चाहता है और उस पूरी ताकत को इजराइल के सहारे पूरे मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करवाना चाहता है। तभी तो पैलेस्टीन और गाजा पर इजराइल के लगातार हमले होते हैं और पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पैलेस्टीन और गाजा की तरफ मुड़ जाती है। उसी बीच में ईरान पर कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं। अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि मिडिल ईस्ट में हमेशा इन सारे देशों को उलझा के रखा जाए, ताकि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही ना पाए। यही कारण है कि ईरान अपने आप को बिल्कुल अलग लेकर चलता है, क्योंकि ईरान अपने आप को शिया डोमिनेटेड रीजन, शिया मुस्लिम्स का एक लीडर बताता है। इस वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं और अमेरिका इस बात का फायदा उठाता है कि कैसे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में प्रभावित रखा जाए, जिसकी वजह से अमेरिका की डोमिनेंस हमेशा के लिए स्टैब्लिश रहे। अमेरिका की एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी का इस कदर डोमिनेंस है कि ईरान में हाल फिलहाल इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहां के लीडर खमेनेई को हटा करके एक नई सरकार को स्टैब्लिश करवाने के लिए जोर शोर से प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सरकार हटाने की नहीं है, बल्कि ईरान को इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर देना ताकि वो रशिया और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को फंड न कर सके। CIA ने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा कि कैसे अमेरिका के आसपास के देश, स्पेशली जो रीजनल हेजेमोनी को चैलेंज करते हैं, उनमें एक देश क्यूबा भी है। 1959 में क्यूबा में एक लेफ्ट की सरकार आती है, उसके एक बड़े लीडर होते हैं फिडेल कैस्ट्रो, जिसके दम पर क्यूबा एक कम्युनिस्ट नेशन बनता जा रहा था और आज के रशिया और उस समय के USSR के काफी करीब जा चुका था। यही कारण था कि यही टेंशन आगे चल करके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाती है और दुनिया एक बड़े न्यूक्लियर हमले की बस दहलीज पर खड़ी थी। अमेरिका अपने आप को बैक ऑफ करता है और दुनिया एक बड़े न्यूक्लियर हमले से बचती है। अगस्त 2025 में ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को क्लियर किया था कि क्यूबा
पूरी तरीके से वेनेजुएला की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है और वेनेजुएला की ऑयल डिपेंडेंसी के साथ क्यूबा अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। मैडुरो के जाने के बाद वो सप्लाई जीरो हो गई है, जिससे क्यूबा में बिजली और खाने की भारी कमी हो गई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सारे क्यूबन्स मिलकर के प्रोटेक्ट कर रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में 32 क्यूबन्स को भी मारा गया। ट्रंप को लगता है कि क्यूबा बिना किसी मिलिट्री एक्शन के ही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का जो मेन फ्रेम था वो थे मैडुरो, जो उस क्यूबन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो ऑयल डिपेंडेंसी के सहारे उस क्यूबन इकोनॉमी को रन करते रहे। ईयर 2000 में अमेरिका ने प्लान कोलंबिया लॉन्च किया, जिस प्लान कोलंबिया के तहत अमेरिका ने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए ताकि ड्रग पैडलर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन कम्युनिज्म की जड़ें कोलंबिया में इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ईयर 2022 में गुस्टावो पेट्रो, जो एक लेफ्टिस्ट लीडर के तौर पे उभरे, वो सत्ता में आ चुके थे। इस वजह से वो बार बार अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज कर रहे हैं और अभी रिसेंटली में उनका बयान था कि दम है तो मुझे पकड़ करके दिखाइए। और अमेरिका इस बात को जानता है कि ये सारे देश उस इकोनॉमी और ड्रग पैडलिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं जो आगे चल करके एक्सपोज होने ही वाले हैं। यानी अब ट्रंप वेट कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद अब किसी पर भी मिलिट्री एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये देश अपने आप कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो मेन फ्रेम थे वो निकोलस मैडुरो, उनको ही जब एलिमिनेट कर दिया गया तो बस अमेरिका वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अपने आप को देख रहा है। अमेरिका का इल्जाम है कि ये तीनों देश क्यूबा, वेनेजुएला और कोलंबिया अमेरिका में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि निकोलस मैडुरो को कैप्चर इन देशों की इकोनॉमी की कमर तोड़ देगा। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA का मानना रहा है कि अगर आप किसी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए किसी देश को जीत नहीं सकते तो उसकी सरकार को बदलने का प्रयास कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डोनो डॉक्ट्रिन के जरिए पूरी दुनिया में यह मैसेज दिया है कि अब से अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी अमेरिका की जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को हर देश को स्वीकारना होगा और अगर आप अमेरिका के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो आप अमेरिका के विरोधी। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करें तो यह समझ में आता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी दो एस्पेक्ट्स में बटी हुई है। पहला कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए अमेरिका के डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करे, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा जैसे छोटे छोटे देश अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज न कर सके। यानी कुछ ऐसे सिचुएशन बनाना जहां पर प्रो यूएस गवर्नमेंट हो, जहां पर मिलिट्री ऑपरेशन करके किसी देश के लीडर को उठवा लाया जाए या फिर कोई भी मिलिट्री या कोवर्ट ऑपरेशन किया जाए ताकि प्रो यूएस गवर्नमेंट उस हेजिमोनी के एटीट्यूड को भी एक्सेप्ट करे और अमेरिका की नीड्स को भी समझे कि अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन अमेरिका की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर से निकलकर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पहुंचती है, कई सारे एस्पेक्ट्स में बढ़ जाती है। पहला जो पर्सपेक्टिव निकलकर सामने आता है वो है कि भाई मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब को एक लीडर के तौर पे, एक इस्लामिक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करना, और ईरान इस बात को कंटेस्ट करता है कि सऊदी अरब सुन्नी वर्ल्ड का लीडर हो सकता है लेकिन शियास के लीडर तो भाई ईरान है, क्योंकि ईरान शिया डोमिनेटेड रीजन है। और ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो 1979 के ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा तो अमेरिकन हेजिमोनी को डायरेक्ट कंटेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर चाहता है जहां पर अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज किया जाए और ग्लोबल पुलिसमैन की भावना को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए।